मेरी विज्ञान कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने धातु एवं अधातु व इसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातुएं हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जो पानी के साथ क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होता है? क्षार होता है। इसके विपरीत अधिकतर अधातुएं हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जो पानी के साथ क्रिया करके अम्ल देते हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। फिर बात करते हैं जल के साथ अपक्रिया की। सोडियम तथा पानी के बीच अपक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ मंद अपक्रिया करता है, परंतु गर्म जल या जल वाष्प के साथ यह तेजी से अपक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। जिंक और लोहे की जल वाष्प के साथ अपक्रिया बहुत मंद होती है। तांबा, सोना, चांदी आदि जल के साथ क्रिया नहीं करते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं की जल से अपक्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार से होती हैं। अधातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। फास्फोरस को हवा के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पानी में रखा जाता है। यदि इसे वायु में खुला रखा जाए तो वह जल उठता है और वायु की ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है। अम्लों के साथ अपक्रिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जिंक भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तांबे के टुकड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया नहीं करते हैं। तांबा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं। हम धातुओं से नियमित बर्तनों का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। इन बर्तनों में ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित हो, जैसे अचार, दही या खट्टे फल रखे जाते हैं, तब भोज्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल तथा बर्तन की धातु की क्रिया के कारण विषैले पदार्थ बन जाते हैं। अतः अम्लीय अवयवों वाले इन पदार्थों को धातुओं के बर्तन में नहीं रखने की सलाह दी जाती है। धातुओं के द्वारा धातु का विस्थापन। आप जानते हैं कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। अब हम देखते हैं क्या धातुएं अन्य धातुओं को उनके विलयन से भी विस्थापित कर सकती हैं। धातु जितनी क्रियाशील होगी वह उतनी ही तीव्रता से पानी और वायु से क्रिया करती है। सोडियम इतना अधिक क्रियाशील है कि इसे पानी तथा वायु की क्रिया से बचाने के लिए केरोसिन, जिसे मिट्टी के तेल कहते हैं, में रखा जाता है। जबकि दूसरे छोर पर सोना है, जो लगभग निष्क्रिय है और पानी तथा वायु से क्रिया नहीं करता। वह तो अम्ल से भी क्रिया नहीं करता है। बात करते हैं उत्कृष्ट धातुओं की। क्या आप जानते हैं कि आभूषण किन धातुओं के बने होते हैं? सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम बता सकते हैं कि इन धातुओं का उपयोग हम आभूषण बनाने में क्यों करते हैं। आभूषण बनाने के लिए सोने के उपयोग करने का एक कारण उसकी निष्क्रियता भी है। चांदी, सोना और प्लेटिनम धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं। ये वायु, जल तथा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती। इस प्रकार की धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। उत्कृष्ट धातुओं की एक विशेषता यह है कि निष्क्रिय प्रकृति के कारण इनकी धात्विक चमक लंबे समय तक बनी रहती है। सोने में थोड़ी मात्रा में चांदी और तांबा मिलाने से वह कठोर हो जाता है, जिससे उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं। सोने की मात्रा कैरेट के रूप में व्यक्त की जाती है। शुद्ध सोना, जिसको 100% शुद्ध सोना हम कहेंगे, 24 कैरेट का होता है। जैसे जैसे सोने में मिलाई गई धातु की मात्रा बढ़ती है, सोने का कैरेट मान वैसे वैसे घटता है। 22 कैरेट सोने का अर्थ है 22 भाग सोना और 2 भाग चांदी या तांबा। फिर बात करते हैं संक्षारण की। आपने देखा होगा कि लोहे की कील, पाइप आदि कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहें तो उनमें जंग लग जाता है। इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है।
जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थित आवश्यक है। इससे हमें यह पता चलता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इसे नमी वाली वायु से दूर रखना चाहिए। इसके कई उपाय हैं। हमें जंग से बचाने के लिए क्या करना होगा? पहला होता है पेंट करना। संक्षारण रोकने का सबसे प्रचलित उपाय है धातु की सतह पर पेंट की परत लगाना। हमारे घरों में लोहे से बनी कई वस्तुओं पर पेंट किया जाता है ताकि वे जंग से सुरक्षित रहें। फिर है ग्रीस लगाना। तेल या ग्रीस की परत लगाकर धातु का वायु और नमी से संपर्क तोड़ा जाता है। जंग से बचाने के लिए साइकिल की चेन में ग्रीस लगाया जाता है। फिर है धातु की परत चढ़ाना। इस विधि में लोहे की वस्तु को साफ करके पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है। वस्तु पर जिंक की सतह चढ़ जाती है। घरों की छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और टंकियों को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। यह कार्य विद्युत लेपन विधि द्वारा भी किया जाता है। विद्युत लेपन विधि द्वारा लोहे पर टिन या क्रोमियम धातुओं की परत चढ़ाकर इसको सुरक्षित किया जाता है। स्टील के फर्नीचर को क्रोमियम के लेपन से ज़्यादा टिकाऊ और आकर्षक बनाया जाता है। फिर है मिश्र धातुओं का निर्माण करके। आप जानते हैं प्रायः शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। लोहे पर आसानी से जंग लग जाता है, इसलिए खाना पकाने और ऑपरेशन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण शुद्ध लोहे के नहीं बनाए जाते हैं। इस तरह हमने देखा कि शुद्ध धातुएं कई बार ज़्यादा उपयोगी नहीं होती हैं। इन धातुओं को और उपयोगी बनाने के लिए इसमें अन्य धातुएं अधातुएं मिला दी जाती हैं। इस प्रकार बने मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुएं अधिक कठोर तथा जंग प्रतिरोधी होती हैं। हम आवश्यकता अनुसार धातुओं के अनुपात में परिवर्तन कर वांछित गुणों वाली मिश्र धातुओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि सारणी में है कि इस्पात या स्टील जो होता है मिश्र धातु, उसके अवयव लोहा और कार्बन है और उसका उपयोग जहाज, पुल, रेल की पटरियां बनाने में की जाती हैं। स्टेनलेस स्टील के अवयव लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकल है जो बर्तन और शल्य चिकित्सा के उपकरण बनाने में उपयोग किया जाता है। तांबा और टिन मिला के कांसा बनाया जाता है जिसकी मूर्तियां और सिक्के बनते हैं। तांबा और टिन मिला के पीतल भी बनता है जिससे बर्तन और मशीनें बनाई जाती हैं। एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम मिला के ड्यूरेलुमिन नाम का पदार्थ बनाया जाता है जिससे प्रेशर कुकर, वायुयान के विभिन्न भाग और बर्तन बनाने में उपयोग होता है। इसी तरह तांबा, जिंक, निकल मिला के जर्मन सिल्वर होता है जिससे भी बर्तन बनता है। लेड का उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल में काम आने वाले छर्रे, टाका लगाने के तार एवं नलों के पाइप बनाने में किया जाता है। टाइटेनियम धातु का उपयोग मशीनों के विभिन्न भाग, उपग्रह तथा रॉकेट निर्माण में किया जाता है। एल्यूमिनियम अथवा सोने की पतली पन्नी का उपयोग सरल विद्युतदर्शी बनाने में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल के शोधन में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। सल्फर का उपयोग दवाइयाँ, बारूद, पटाखे बनाने आदि में किया जाता है। फिर आता है कि लेड और मरकरी के धातु के दुष्प्रभाव या उसके नुकसान क्या हैं। लेड यानी सीसा व मरकरी, पारा ऐसी धातुएं हैं जिनका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ये धातुएं जीवों के शरीर में पहुंचकर अत्यंत विषैला प्रभाव उत्पन्न करती हैं। लेड का उपयोग पेंट एवं बैटरी बनाने में किया जाता है। पेट्रोल जैसे पदार्थ के जलने से उत्पन्न धुएं में भी लेड तथा उसके यौगिक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर लाल रक्त कणिका, मस्तिष्क और यकृत को क्षतिग्रस्त करते हैं। मरकरी के यौगिकों का प्रयोग पेंट, कीटनाशी, कवक बनाने में किया जाता है। ये यौगिक हमारे शरीर में प्रदूषित पानी व दूषित भोजन जैसे मछलियों, सब्जियों के सेवन से पहुंचते हैं और वृक्कों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प। मानव प्राचीन काल से लौह अयस्क द्वारा लोहा अलग करने की विधि से परिचित था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला में रहने वाले अगरिया जात के लोग बहुत पहले से लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करने की विधि जानते थे।
बस्तर के लौह शिल्पी अभी भी पारंपरिक रूप से कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोहार जात के लोग लोहे का चूल्हा, टंगिया, फरसा, कुदाल, फावड़ा, एंकल, तीर, भाला, गाड़ी का पट्टा आदि बनाकर ग्राम्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बस्तर के नगर नार क्षेत्र में लौह शिल्प उन्नत है। यहाँ के लोग पशु पक्षियों की खूबसूरत आकृतियाँ, कलात्मक दीप स्तंभ आदि तैयार करते हैं। बस्तर की ही गढ़वा जात की धातु शिल्प कला विश्व प्रसिद्ध है। इनके द्वारा बनाई हुई कलाकृतियाँ देश विदेश में खरीदी व सराही जाती हैं। इसी प्रकार रायगढ़ क्षेत्र में बसने वाली जनजाति झारा जिस धातु शिल्प का निर्माण करती है उसे झारा धातु शिल्प कहते हैं। झारा शिल्पी मुख्य रूप से धातु की मूर्तियाँ, बर्तन, दीपक आदि का निर्माण करते हैं। सरगुजा में पाई जाने वाली मलार जाति द्वारा धातु शिल्प का निर्माण किया जाता है, उसे मलार शिल्प कहते हैं। ये मुख्यतः बर्तन, चिमनी, अनाज नापने का पात्र बनाते हैं। पशु पक्षी, जंगली जानवर और देवी देवताओं की मूर्तियां भी तैयार करते हैं। इन दो भागों के से हमने सीखा है कि तत्वों को धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुओं में चमक, तन्यता, कठोरता, आघातवर्ता, चालकता जैसे गुण होते हैं। अधातुएं भंगुर और कुचालक होती हैं। धातुओं के दहन से क्षारीय तथा अधातुओं के दहन से अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया करती हैं। अधातुएं प्रायः अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। सोना, चांदी और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातुएं हैं। मिश्र धातुओं अथवा धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहे जैसी धातुओं का संक्षारण होता है। संक्षारण को रोकने के अनेक उपाय हैं। धातुओं और अधातुओं के हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोग हैं। तो हम इस वीडियो के दो भागों से धातु और अधातुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा किए। अब अगले वीडियो में कुछ और नया लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।